थर्मोडायनेमिक्स ना हम लोग बात कर रहे थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने खत्म कर लिया था ना, और एंथैल्पी भी सुबह खत्म हो गया ना। डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी या डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर ना। अभी हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो तो बेटा जाके आराम से बाहर खा के आओ ना, चटना होगा समझे। खंबा भी लेके आ जाओ, एक बैठो आराम से। हाँ हमें भी लगता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा बार ही उठा लाओ ना। क्या नहीं खुला, चारों तरफ खुला है। क्लास में 5 बजे पहले बैठ जाया करो, 1 घंटा वहीं पे मूड बना के आया करो, 4 बजे के बाद। चलो देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मो मारे भी जाओगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा, इसके लिए समझना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कमियां रह गई। सेकंड लॉ आया, अगर सब कुछ उसने सही से बता दिया होता तो सेकंड लॉ की जरूरत ही क्यों पड़ती, है ना। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, पहले इसको समझ। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या आप बोल सकते हो ड्रॉबैक, ठीक है, कि फर्स्ट लॉ में क्या कमियां रह गई जो सेकंड लॉ है। तो पहला क्या है कि हीट जो होती है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिक क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या कोई भी प्रोसेस होगा नेचर में तो जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही एनर्जी बाद में रहेगी। भाई वही तो बोला ना, एनर्जी कंजर्वेशन। ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप केवल कन्वर्ट कर सकते हो, यानी एनर्जी कंजर्वेशन है फर्स्ट लॉ। बट अगर हम बात करें बेटा, अपने को पता है हीट हमेशा हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी मूव करती है। कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी अपने आप नहीं आती, उसके लिए अपने को रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ता है, घर में फ्रिज होती है, ठीक है। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये कुछ भी नहीं बताया कि हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। हीट हॉटर बॉडी से ही कोल्डर बॉडी फ्लो करती है अपने आप, लेकिन कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी हीट अपने आप नहीं फ्लो करती। तो अगर फर्स्ट लॉ से पूछा जाए कि क्या हीट कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी अपने आप फ्लो कर सकती है क्या, तो उसने मना नहीं किया। उसने किया हमें नहीं पता, अगर कराना है तो तुमको तो जितनी हीट यहाँ से ले जा रहे हो कोल्डर बॉडी से उतनी हॉटर बॉडी में पहुंचा दो, यानी हमारा लॉ सही होना चाहिए बस एनर्जी कंजर्वेशन। बाकी मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा। बात समझ आ रहा है, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, या मैं बोलूं जैसे मेन थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ कंसर्न करता है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स ये तो बता देता है कि भाई अगर ये प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो एनर्जी इस प्रोसेस में कंजर्व रहे, बराबर। लेकिन क्या ये प्रोसेस नेचर में होगा या नहीं होगा, ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता। कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ गिवन प्रोसेस, क्या ये प्रोसेस नेचर में अपने आप होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। नहीं, फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस की जानकारी नहीं देता, उसकी जानकारी देता है सेकंड लॉ। बात समझ आ रहा है क्या। तो पहला पॉइंट अगर बताऊं लिमिटेशन था, तो हीट कैन फ्लो फ्रॉम
हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये तो अपने आप होता है, ठीक है, बट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट अपने आप फ्लो करती है, लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट अपने आप नहीं आती। यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में कुछ भी नहीं बताया किसने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उससे पूछोगे तो बोलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी डाल दो हीट, बट हमारा लॉ ट्रू रहेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, जितनी हीट अभी थी उतनी हीट बाद में थी, बट मुझे नहीं पता होगा या नहीं, ठीक है। यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में कुछ नहीं बताया फर्स्ट लॉ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में कुछ भी नहीं बताया किसने, फर्स्ट लॉ ने। सेकंड पॉइंट क्या है कि मेन ये है कि भाई कोई भी प्रोसेस नेचर में अपने आप होगा या नहीं होगा, यानी फिजिबिलिटी क्या है, क्या ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी फर्स्ट लॉ नहीं बताया। फर्स्ट लॉ क्या माना था कि मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, सीधी सी बात है। मतलब वो अपना रूल खत्म नहीं कर रहा है, वो बोल रहे हैं मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, बट अगर होगा तो मेरा रूल तो सही है, जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में रहेगी, ठीक है। यानी फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस या स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस के बारे में फर्स्ट लॉ ने कुछ नहीं बताया कि क्या कोई प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये अगर रिएक्शन हो रही है या नेचर अगर पानी जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो क्या यही पानी नीचे से ऊपर अपने आप चला जाएगा क्या, जैसे पहाड़ों से पानी गिरता है ऊपर से नीचे, क्या वही नीचे से ऊपर भी चला जाएगा क्या? फर्स्ट लॉ बोला कि जा सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा लॉ सही है, नीचे से ऊपर भी जाएगा तो एनर्जी तो कंजर्व है। पास में आ रहा है क्या? तो यानी उनको नहीं पता था कि कौन सा प्रोसेस नेचर में अपने आप होगा, कौन सा नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट की बात करें, फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस या इसी को स्पॉन्टेनिटी बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस नेवर एक्सप्लेन बाय फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बेटा वो होता है, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है, यार तुम लोग बहुत डिस्टर्ब करते हो, सच्ची बता रहा हूं यार, कंटिन्यू डिस्टर्ब, तुम लोग आते ही क्यों, कोई मतलब है क्या तुम लोग यहाँ आने का, पढ़ाई करने का? पहले तुम चारों अलग हो जाओ, चलो ए इधर आ, चल इतना खा लिया लेकिन सट के बैठना है, गर्लफ्रेंड तुम्हारी हो, चलो तुम बिठो वहां से, चल पीछे एकदम पीछे, तू इधर आओ कॉर्नर में, चल। सुबह बैठते समझ में आता है, शाम को पूरा खा लिया फिर भी बैठे हो और कुछ नहीं करते रहते हो एक दूसरे को बैठ के। चलो समझो, फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस में डिस्टर्ब होता है एक्चुअली बेटा, जब मूड में जाता हूँ पढ़ाने का ना, तुम लोग की हरकतें देखता हूँ ना, तो मेरा मूड वैसे ही खत्म हो जाता है। पास में आ रहा ना, नहीं पढ़ना है मत आएगा ना, ऑनलाइन तो बच्चे बैठे, तुम भी ऑनलाइन बैठ के आराम से म्यूट कर दो, एंजॉय करो। यहाँ आए भी हो पढ़ने, पढ़ने नहीं आए हो, यहाँ ये तो चार का जो ग्रुप है ना, मजे लेने आते हो, चलो चारों मिलेंगे मजे करेंगे, ठीक है। अरे क्लास के बाहर निकल के बाहर मजे करो ना, सड़क पे कौन रोकता है? जब तक लेक्चर चल रहा है तब तक मत डिस्टर्ब करो, और मुझे डिस्टर्ब करना है तो आप लेक्चर के बाहर आओ, बात समझा ना, मेरे लेक्चर मत आएगा, तो तुम्हें समझ में कुछ नहीं आना है, तुम्हें पढ़ना कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ मनी है, आपने बहुत कमा लिया है हमको लग रहा है, इसलिए यहाँ पे लाके डाल दिए कुछ, हम गरीबों को छिड़क रहे हो। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत पैसा कमाते हैं पापा, टाटा बिरला के औलाद हो, हाँ अंबानी की औलाद हो, सरकार से तो नहीं लगता। समझ लो, फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस या स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं किया कि कोई भी प्रोसेस नेचर में होगा या नहीं होगा, उसके बारे में कोई भी जानकारी फर्स्ट लॉ ने नहीं दिया। अगर ये बता दिया होता तो बेटा सेकंड लॉ की जरूरत ही क्यों पड़ती? और याद करो जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो एक बात बताया था कि हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते क्यों, जब पहला लेक्चर था मेरा तो मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स ही डिसाइड करता है कि कोई भी प्रोसेस नेचर में होगी या नहीं होगी अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। तो वो ये चीज फर्स्ट लॉ से नहीं डिसाइड हुआ, ये कौन डिसाइड करता है? सेकंड लॉ। अभी और डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे, पहले बेस बनाओ।
तो फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस यानी इसी को समझने के लिए सेकंड लॉ है। हाँ, अपने लेट स्टीफन हॉकिंस सर ने सेकंड लॉ दिया था। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस या स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस नेवर एक्सप्लेन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड पॉइंट, अभी हम फर्स्ट लॉ में क्या क्या कमियां है वो बता रहे हैं। जो ऑल बेटा नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं ना, जो नेचर में अपने आप में नेचुरल प्रोसेस होते हैं जो अपने आप खुद से होते हैं, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। यानी ऐसा बोलूं, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, इरिवर्सिबल इन नेचर। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं नेचर में, वो सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं, मतलब वो इरिवर्सिबल होते हैं। कहने का मतलब क्या, जैसे कुछ बातें मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलूं कि पानी जो होता है हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, ये अपने आप होता है, बराबर। आप अगर देखोगे तो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड पानी फ्लो करता है, बराबर क्या। तो इसका मतलब अगर देखो कि अगर ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, इसका मतलब ऊपर रही होगी पोटेंशियल एनर्जी और नीचे आके वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी, बराबर। यदि एनर्जी कंजर्वेशन तो वैलिड है, फर्स्ट लॉ तो वैलिड ही है। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे आया क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या यही पानी अपने आप ऊपर चला जाता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, क्या शानदार नजारा हो कि कहीं खड़े हैं सामने से, पहाड़ से पानी गिर रहा है, वही पानी ऊपर जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। यानी यूनिडायरेक्शनल है, इरिवर्सिबल है नेचुरल प्रोसेस जो है, यानी अपने आप पानी ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन फर्स्ट लॉ तो पूछो, बोलता मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर जाएगा तो तब क्या है, काइनेटिक बदल जाएगी पोटेंशियल में, एनर्जी तो कंजर्व भी रहेगी। हमारा लॉ तो सही है, होगा नहीं होगा हमसे मतलब नहीं है, अगर होगा तो मेरा लॉ तो करेक्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यानी क्या है बेटा, इरिवर्सिबल नेचुरल प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं बोलूं जैसे मैंने मान लीजिए एक गिलास पानी लिया, उसमें मैंने शुगर के क्यूब्स डाल दिए या शुगर डिसॉल्व कर दिया। पानी में डालते शुगर अपने आप घुल जाती है। अब मैं बोलूं तुम कुछ मत करो, क्या जो घुली हुई शुगर है अपने आप फिर से आ जाएगी? नहीं, यानी डिसोल्यूशन जो था वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप घुल गया है। ठीक है, लेकिन मैं बोलूं क्या उसी पानी को ऐसे छोड़ दो, कुछ करो मत, क्या वो शुगर क्यूब्स फिर से अपने आप आ जाएंगी क्या? नहीं होती ना। लेकिन फर्स्ट लॉ क्या बोला, कोई दिक्कत नहीं यार, आ भी जाए हमारा लॉ तो सही है, एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। बात समझ आ रहा ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप परफ्यूम मारते हो, ठीक है, आप इस कॉर्नर पे परफ्यूम को प्रेस किया, थोड़ी देर बाद वहां तक स्मेल चली जाती है, डिफ्यूजन हो रहा है गैस का, गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है। क्या ऐसे होता है, क्या परफ्यूम मारा, पहले पूरा परफ्यूम गया, फिर लौट के फिर बॉटल में आ गया अपने आप? ऐसा नहीं होता। क्या है, क्योंकि गैस की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करना, वो अपने आप हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन वही गैस क्या हो, सारा कंबाइन करके फिर सिकुड़ के एक तरफ आ जाए, तो ये प्रोसेस कभी अपने आप नहीं होता। लेकिन फर्स्ट लॉ से पूछो तो उनको उनको बोलते हैं भाई हमको नहीं पता होगा नहीं होगा, बट होगा तो एनर्जी तो कंजर्व है। ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स तो ऑलवेज ट्रू, बट होगा या नहीं होगा इसके बारे में कमेंट नहीं करो। बात समझा? जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरना ये अपने आप होता है, नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जानते। यानी एक डायरेक्शन में प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, अगले डायरेक्शन में क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। पानी ऊपर से नीचे तो अपने आप गिर रहा है, बट नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। बात समझ में क्या? हमने शुगर को पानी में डिसॉल्व किया, डाला, घुल गया। हाँ भाई, बहुत ठंडा पानी नहीं है तो शायद आपको चम्मच से हिलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट घुल जाएगा रूम टेम्परेचर में। ठीक है, बहुत ठंडा पानी लोगे तो शायद कुछ आपको शेक वगैरह करना पड़ेगा तब जाकर खुलेगा। तो आप डायरेक्ट डाले शुगर की क्यूब्स, शुगर क्यूब्स घुल गई, अब ऐसे पानी को छोड़ दो, अपने आप शुगर क्यूब्स नहीं बन जाएगा, बराबर। जैसे हमने गैस का, गैस हमेशा क्या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर अपने आप ट्रेवल करती है, ठीक है, लेकिन लोअर से हायर अपने आप नहीं आती, उसके लिए फिर अलग से डिवाइस लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इसका मतलब नेचर में बहुत ऐसी प्रोसेस है जो अपने आप होती है। एक डायरेक्शन में वो क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में वही प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब दिमाग में ये बात बना लो, वो प्रोसेस जो अपने आप होती है, जिनको हमें कराना नहीं पड़ता। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं होंगी, ऐसा नहीं है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती ही नहीं, होंगी जब आप कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करोगे। अभी हम बात करेंगे उसकी, पहले अभी आप बिल्कुल बेस समझो कि स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, फिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, जैसे आपने रूम टेम्परेचर पे क्या रख दिया, आइस क्यूब रख दिया, यहाँ पे एक आइस का क्यूब रखा, वो अपने आप पिघल जाएगा, बराबर, मेल्ट हो जाएगा।
तो क्या जो पानी बना है और उसी रूम टेम्परेचर पे अपना फिर से आइस बन जाएगी क्या? नहीं। बराबर। यानी एक तरफ देखिए प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, आइस का पिघल जाना रूम टेम्परेचर पे क्या है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है। बट वही जो पानी बना है रूम टेम्परेचर, वही पानी फिर से जुड़ के आइस बन जाए, वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, वो अपने आप नहीं हो सकता। लेकिन फर्स्ट लॉ से पूछोगे बोलेगा एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। ठीक है, मेरा लॉ तो कहीं से गलत ही नहीं है, होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते, बट अगर हो गया फिर से पानी से आइस बन गया, जितनी एनर्जी लूज किया उतनी एनर्जी फिर से गेन कर लेगा, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। बात नहीं समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बता रहा हूँ? जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि जो बेटा वर्क होता है ना, उसको हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझो, इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करूं, तो आप देखिए आपकी हथेली गर्म पड़ जाएगी, यानी आप वर्क कर रहे हो, तो वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो हीट में, बराबर। तो वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। अब मैं बोलूं आपसे कि अपने हाथ को जाके कैंडल के ऊपर रख दो, यानी हीट दो, तब भी क्या ऐसे करने लगोगे क्या, हटा लोगे हाथ। बात समझा क्या? इसका मतलब क्या, ऑल वर्क कन्वर्टेड इनटू हीट, सारे वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सारे हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बात समझा ना, सारे हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो एक बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट बनता है कि ऑल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, converted into heat, but all heat cannot convert it into work, cannot। अभी मैं और एग्जांपल दूंगा, converted into work, यानी आप all work से all heat पे जा सकते हो, लेकिन आप all heat से all work पे नहीं जा सकते। बात समझ पा रहे हो क्या? मैंने हाथ को अपने रब किया तो क्या हुआ, हथेली गर्म पड़ गई, यानी हमने क्या किया, वर्क किया, जिससे क्या प्रोड्यूस हुई, हीट। मतलब वर्क कर रहे हो तो हीट बन रही है, लेकिन मैं बोलूं कि अपने हाथ को जाके आग के ऊपर रख दो, हीट तो कर रहे हो, अगर आप वर्क करो ऐसे ऐसे, नहीं होगा, बराबर है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर ये बात सही होती, इसलिए बोलता हूं ना कि नेचर में 100% एफिशिएंट इंजन कभी नहीं बन सकता। 100% एफिशिएंट इंजन कोई बना ही नहीं सकता, कि ऐसा इंजन जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो, 100%। कुछ ना कुछ आपका जो हीट है वो सिंक में जाएगा, वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। भैया इंजन में होता क्या, अगर आप पेट्रोल का कंबस्शन कराते हो गाड़ियों में या डीजल का कंबस्शन कराते हो, उससे क्या जनरेट होती है, हीट, और हीट से ही होता है वर्क, वर्क से आपकी गाड़ी चलती है। बात समझा क्या? लेकिन आप बताओ कि अगर आपने जैसे गाड़ी के माइलेज की बात कर दो, तो जितना आपने पेट्रोल भराया उतने का माइलेज कभी देती है क्या गाड़ी, कभी नहीं देगी। बात समझे ना, क्योंकि 100% जो वर्क से तो हीट आ जाएगी, लेकिन 100% हीट से 100% वर्क पे आप नहीं पहुंच सकते। अगर ऐसा होता तो सोचो कि अगर हीट से पूरी हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते, तो मान लो हम लोग समुद्र में जा रहे हैं और हमारे पास एक जहाज, ठीक है, अब समुद्र के पानी में भी तो बहुत सारी हीट होती है, तो जहाज क्या करे, समुद्र के पानी के हीट को ले ले और आगे बढ़ती रहे, पेट्रोल डीजल की जरूरत ही क्या है जहाज को। बात समझा क्या? हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दो। या आप घर से बाइक लेके निकले, पेट्रोल मत भराओ बाइक में, सराउंडिंग में कितनी हीट है, सारी हीट को लो, उससे वर्क बनाओ, टायर घुमा के चल दो। ऐसा होता है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब हम ऑल वर्क से ऑल हीट पे जा सकते हैं, लेकिन ऑल हीट से ऑल वर्क पे नहीं जा सकते। ठीक है, वर्क जो है 100% हीट में कन्वर्ट होगा, बट हीट 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। मैं बोलूं सपोज करो मेरे पास एक सरफेस है, मेरे पास एक सरफेस है, मैंने यहाँ पे एक गाड़ी रखी है, ठीक है, और मैंने उसको पीछे से हल्का सा लिटिल पुश दिया, यानी हमने उस पर क्या किया, वर्क किया, वो चलने लगी। वर्क किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में, ठीक है, वो चलने लगी। अब मैं क्या बोलूं कि मैं इस गाड़ी को नीचे से ऐसे लाइट में चला दूं, हीट दे रहा हूं, गाड़ी चलने लगेगी अपने आप। मैं पहले ही बोला मैं बकवासी करने वाला हूं, ठीक है, सेकंड लॉ वाले बहुत बकवास, ठीक है, जितना समझ लो उतना अच्छा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हीट से हम वर्क पे 100% नहीं जा सकते। वर्क जो है 100% हीट में कन्वर्ट होता है, लेकिन हीट 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। यही है सेकंड लॉ, ठीक है। स्टेटमेंट तो मैं लास्ट में बोलूंगा, अभी इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि all work is converted into heat, but all heat is not converted into work। बात समझाना? तो सेम है, अपना पूरा फोकस किस पे होना है, फिजिबिलिटी, कैसे डिसाइड करेंगे
कि कोई भी प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। पहले समझ लेते हैं कि करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की और नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा नहीं है कोई प्रोसेस जो अपने आप हो स्पॉन्टेनियस, एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में अपने आप हो। जैसे भाई आइस जो है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखोगे तब अपने आप मेल्ट होगी ना। अब तुम -1 डिग्री सेल्सियस पे आइस रख दो क्या तब भी अपने आप मेल्ट हो जाएगी क्या? बात समझा क्या? तो एक अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन हर काम होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, सबसे पहले क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक एंट्रोपी नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं सेकंड लॉ पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको एंट्रोपी बनाऊंगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये क्या होता है बेटा? अ प्रोसेस व्हिच अकर्स, अ प्रोसेस व्हिच अकर्स बाय फर्स्ट इट्स ओन, अपने आप हो जाए कोई प्रोसेस जो अपने आप हो, या फिर बाय प्रॉपर इनिशिएशन, बाय प्रॉपर इनिशिएशन, थोड़ा सा लिटिल पुश कर दो तो प्रोसेस हो जाए, ठीक है? प्रॉपर इनिशिएशन यानी ऐसा प्रोसेस जो या तो अपने आप हो या थोड़ा सा मैं हेल्प कर दूं, थोड़ा सा मदद कर दूं तब हो जाए। और तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो, क्या कर दूं, पुश दे दूं तब हो जाए, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। बात समझाना? तेरी कुछ प्रोसेस होंगी जो इट्स ओन अपने आप होंगी, वहां लिटिल पुश की जरूरत नहीं होगी। जैसे पहले उनके एग्जांपल लिखता हूं, पहले उनके एग्जांपल लिखता हूं जो खुद ब खुद होते हैं, जहां आपको प्रॉपर इनिशिएशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, है ना? यहाँ कौन सी तुमको कुछ देने की जरूरत है, वो तो अपने आप गिरेगा ऊपर से, ठीक है? यहाँ कोई इनिशिएशन की जरूरत नहीं है आपको। सेकंड, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ये काम तो अपने आप होता है ना बेटा। और हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी हीट तो अपने आप जाएगी, वहां कोई आपको कुछ देने की जरूरत है नहीं, ठीक है? ये सब वो वाला लिख रहा हूं जो अपने आप होते हैं, जहां पे आपको कोई भी इनिशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड, फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, या आप बोल सकते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगला, मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, है ना? आप आइस क्यूब को यहां रखो, अपने आप पिघल जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर। पांचवा, इवापोरेशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, यहां पानी गिरेगा अपने आप थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, है ना? इवापोरेशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है, इसमें कुछ कॉमन हमने उठा के लिया है कि ऐसी प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या हो गया बेटा? ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो, या तो थोड़ा सा लिटिल पुश दे दो तब हो जाए, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, ठीक है? ये कुछ प्रोसेस भी जो अपने आप होती थी, जहां पे हमको कुछ इनिशिएट भी करने की जरूरत नहीं होती है रिएक्शन को। वाटर का ऊपर से नीचे गिरना, हीट का हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी मूव करना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है? और गैस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। रूम पे रखते ही, रूम टेम्परेचर पे आइस क्यूब रखते, आइस का मेल्ट हो जाना अपने आप हो जाता है, ठीक है? आप बैठे थोड़ी उसको फूंक मारते रहते, अपने आप मेल्ट होता है। पानी कहीं गिरा है वो अपने आप ही ऑपरेट हो जाता है ना? उसमें कुछ करने, यानी ये सब प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहे हैं। बात समझ, लेकिन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। आइस मेल्ट हो रहा है तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर, अब इसी आइस में जाके तुम -1 डिग्री सेल्सियस वाले कमरे में रख दो
तो आइस थोड़ी मेल्ट होगा, फिर तब वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? इसलिए बोला अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि वो कौन सी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जहां इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जरा समझो उसको। बाय प्रॉपर इनिशिएशन, बाय प्रॉपर इनिशिएशन इसमें क्या होता है बेटा? बाय प्रॉपर इनिशिएशन जैसे मैं बोलूं कि अपने को पता है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O, H2O लिक्विड। वाटर का फॉर्मेशन है, आपको पता है ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है तब जाके ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर तो होती है। तो आपको थोड़ा सा क्या देना पड़ा? प्रॉपर इनिशिएशन करना पड़ा ना। अपने आप H2 और O2 मिलाने को वाटर नहीं बनता, इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है। जैसे बोलो कि आपके पास कोल है या कोक है, कोयला है, अब उसको जलाना है तो माचिस को दिखाना पड़ेगा ना कि अपने आप कोयला जल उठेगा। ठीक है, यानी यहाँ इग्नाइट तो करना पड़ेगा ना आपको इसको, तब तो CO2 बनेगा। जैसे लाइटनिंग ऑफ कैंडल है, तो पहले तो कैंडल को जलाना पड़ेगा ना, तब गैस अपने आप जल जाएगी। एक बार जला दो फिर खत्म हो जाएगी एकदम। बात समझा ना? तो क्या है आपका ये प्रॉपर इनिशिएशन वाले हैं जहां आपको थोड़ा लिटिल पुश करना पड़ता है, फिर ये अपने आप होते रहते हैं। समझ में आ गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब आता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होता है? ऐसा नहीं बोल सकते कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो नेचर में हो ही नहीं सकता। तो यहां पे लिखेंगे अ प्रोसेस व्हिच डू नॉट अकर, डू नॉट अकर बाय फर्स्ट इट्स ओन, अपने आप नहीं होगा, या फिर बाय प्रॉपर इनिशिएशन भी नहीं होगा, बाय प्रॉपर इनिशिएशन भी नहीं होगा। यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप नहीं होते और प्रॉपर इनिशिएट करने के बाद भी नहीं होते। इसका मतलब क्या होते ही नहीं है? नहीं होंगे, लेकिन आपको अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराना है तो आपको एक्सटर्नल सोर्स से कंटिन्यूअस एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तक वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। जैसे एग्जांपल बताता हूं, अपने को पता है बेटा पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है, बराबर। लेकिन जब पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना होता है तो आप डीसी मोटर लगाते हो घर में, या सोसाइटी में रहते हो तो लोग एक कॉमन मोटर होती है जो पानी उस समय जाता है, एक टाइम होता है उनका। तो घर की बात बोलो, पानी ऊपर से नीचे तो अपने आप आता है, लेकिन नीचे से ऊपर चलाना है तो हम लोग डीसी मोटर या पंप लगाते हैं, बराबर। और जब तक आप पंप को ऑन रखोगे तभी तक पानी नीचे से ऊपर जाएगा, जैसे पंप ऑफ कर दोगे फिर बंद। यानी तुमने पानी को नीचे से ऊपर भेज दिया, यानी ये कौन सा प्रोसेस था? नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाला प्रोसेस नहीं था, पर तुमने लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देके तुमने नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराया, बराबर। जैसे मैं बोल रहा हूँ हीट जो होती है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी मूव करती है, अपने आप मूव करती है। लेकिन अगर मुझे कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी मूव कराना है तो मुझे रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा घर में, फ्रिज लगानी पड़ती है। फ्रिज का काम क्या होता है? आप फ्रिज में आइसक्रीम रखते हो, ठंडी क्यों रहती है? तो फ्रिज क्या करती है? अपने अंदर की हीट को उठा उठा के कहाँ फेंकती है? बाहर, जिससे अंदर का जो भी आइटम होता है ठंडा पड़ जाता है। जबकि अगर कहानी देखो तो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर क्या है? कम, बाहर का क्या है? ज्यादा। तो फ्रिज क्या है? कोल्डर बॉडी, बाहर का टेम्परेचर क्या है? हॉटर बॉडी। तो हीट तो बाहर से अंदर आनी चाहिए ना, लेकिन हीट कहाँ जा रही है? अंदर से बाहर, फ्रिज के अंदर से बाहर जा रही है। लेकिन ये कब जाएगी? जब तक स्विच ऑन होगा फ्रिज का, यानी आप फ्रिज ऑन करोगे तब। समझ पा रहे हो क्या? यानी हीट कोल्डर बॉडी से भी हॉटर बॉडी आप मूव करा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या? रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया क्या? क्या लगाना पड़ेगा? रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी नेचर में हो सकते हैं, बट वो कब होंगे? जब आप एक्सटर्नल सोर्स से कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करो, तभी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। बात समझ में आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? इसका मतलब एक सीधी सी बात आ गई कि नेचर में कुछ प्रोसेस अपने आप होते हैं और कुछ अपने आप नहीं होते। तो क्या क्राइटेरिया है? यानी इन सब प्रोसेस में इतना भेदभाव क्यों है? कुछ अपने आप हो रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहे हैं। क्या कोई क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि हाँ यार ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, हाँ ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? भाई मेरे पास कोई क्राइटेरिया आ जाए कि मैं कैलकुलेटर उठाऊं, देखूं, जोड़ू घटाऊं गुणा भाग करूं, अच्छा रिजल्ट आ गया, अच्छा इसका मतलब तो स्पॉन्टेनियस। कुछ तो होना चाहिए ना क्राइटेरिया।
तो डिसाइड करें कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। यानी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा जो डिसाइड करता है कि कोई भी प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अब वो कौन कौन से क्राइटेरिया है इसी को डिस्कस करना है। हाँ, कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। हाँ, तो बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, आराम से देखिए, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। अरे कुछ तो बताना पड़ेगा ना, हम कैसे समझेंगे? क्या याद कर ले बैठ के 7-8 प्रोसेस को कि ये स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है? ऐसा तो होगा नहीं। नेचर में कितनी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ये सबको देख देख के पता करें कि हाँ ये स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होता होगा ना, जो बताता होगा कि ये प्रोसेस अपने आप होगा और ये अपने आप नहीं होगा, बराबर। तो उनके तरीके हैं 3 बेटा। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को बताने के लिए 3 तरीका बताया गया। पहला एंथैल्पी, आज सुबह ही पढ़ा हमने, याद करो, डेल्टा एच एंथैल्पी। ये भी डिसाइड करता है कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। बट कहीं ना कहीं जाके ये फेल हो गया होगा, जिससे सारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में कुछ जगह फंस गया होगा बेचारा, जो ये बोलता है उसके विपरीत काम हो गया होगा। इसके लिए इसके बाद आता है अगला टर्म डेल्टा एस, यानी एंट्रोपी। फिर ये डिसाइड करता है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये भी गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। तो थर्ड जो है, जो सबसे सच्चाई बताएगा आपको, वो है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। अब बस अब यही दोनों टॉपिक कंप्लीट कर दो, थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो गई। बात समझा क्या? तो ये 3 क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि कोई भी प्रोसेस नेचर में अपने आप होगा कि नहीं होगा। तो पहले इनके बारे में बात करते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम आई वो बताते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एंथैल्पी कैसे डिसाइड करती है कि कोई भी प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो आप देखिए, एंथैल्पी के बारे में बोले, अगर हम एंथैल्पी के बारे में बोले तो ये इसके हिसाब से स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी। यानी ये क्या बोलती है कि भाई अगर किसी भी प्रोसेस के होते समय एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। भाई एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर कभी भी एनर्जी बढ़ रही है, यानी मॉलिक्यूल क्या हो रहा है आपका, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। और कोई भी रिएक्शन क्यों होती है? टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए ना। अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा होगा, इसका मतलब पक्का वो स्टेबल हो रहा है, उससे उसको स्टेबिलिटी मिल रही होगी। तो एंथैल्पी क्या बोलती है? टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी, यानी जिस भी प्रोसेस के होने पर एनर्जी का कंटेंट घटेगा, वो प्रोसेस नेचर में अपने आप होगा। ये किसका बोलना था? एंथैल्पी का। इनका क्राइटेरिया क्या था कि भाई कोई प्रोसेस हुई, बस तुम डेल्टा एच देख लो, क्या डेल्टा एच नेगेटिव आया? क्या डेल्टा एच नेगेटिव आने का मतलब एंथैल्पी कम हुई, यानी एनर्जी कम हुई, यानी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अपने आप होगा नेचर। लेकिन अगर किसी प्रोसेस के होते समय डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो वहां पे क्या होगा बेटा? डेल्टा एच हीट बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो वो प्रोसेस अपने आप नहीं होगी। तो 100 की सीधी एक बात है, इनका ये मानना था कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। तो अगर किसी प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज हो गई, यानी अगर हीट रिलीज हुई यानी एनर्जी रिलीज हुई, यानी किसी प्रोसेस दौरान अगर एनर्जी रिलीज हुई या हीट रिलीज हुई, तो एनर्जी का कंटेंट तो कम हो गया ना सिस्टम में। और अगर सिस्टम में एनर्जी कम हो गया तो सिस्टम तो स्टेबलाइज हो गया ना। और अगर किसी प्रोसेस के होते समय एनर्जी मुझे देना पड़ रहा है उस प्रोसेस को कराने के लिए, तो अगर एनर्जी दूंगा तो सिस्टम में एनर्जी क्या करूंगा? मैं बढ़ाऊंगा, और एनर्जी बढ़ाऊंगा तो स्टेबिलिटी क्या कर दूंगा? कम। तो प्रोसेस नेचर में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो एंथैल्पी क्या बोलती है कि टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी, इस पे फोकस करती है कि अगर जिस भी प्रोसेस के होते समय एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, यानी एनर्जी डिक्रीज करेगी, वो प्रोसेस नेचर में क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब इनका ये है कि डेल्टा एच अगर किसी भी प्रोसेस का नेगेटिव होगा, डेल्टा एच अगर किसी भी प्रोसेस का नेगेटिव होगा, यानी कहने का मतलब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक, तो ये प्रोसेस नेचर में
स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा एच किसी भी प्रोसेस के दौरान पॉजिटिव हुआ, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, तो ये प्रोसेस नेचर में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये कौन बोला? एंथैल्पी के हिसाब से स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, तो इनका क्या मानना था, साइंटिस्टों का क्या मानना था भाई? टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी, यानी जिस भी प्रोसेस के होते समय, नेचर में कोई भी प्रोसेस हो रहा है उस समय अगर उसकी एंथैल्पी डिक्रीज कर गई, इसका मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। क्योंकि एंथैल्पी डिक्रीज हुई यानी एनर्जी डिक्रीज हुई, एनर्जी डिक्रीज हुई यानी स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई। और कोई भी रिएक्शन कैसे होता है? लो स्टेबल से हाई स्टेबल की तरफ जाएगा ना भाई। रिएक्शन होती क्यों है? टू गेन स्टेबिलिटी ना। कोई प्रोसेस होता क्यों है भाई? क्या जरूरत है पानी को ऊपर से नीचे गिरने का? इसका मतलब ऊपर से नीचे गिरते समय उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, बात समझिएगा, अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिया H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। अब इसका एंथैल्पी चेंज इसने बता दिया -285.5 किलो जूल पर मोल। अब आपसे पूछा क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? डेल्टा एच का साइन कैसा दिया? निगेटिव, यानी डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच देख के हमने बता दिया प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस, यानी प्रोसेस अपने आप होगा। चलो भाई स्पॉन्टेनियस, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस। ठीक है, इसका डेल्टा एच इसने दिया माइनस, आपको ये वैल्यू नहीं रखता मारनी है, ठीक है, बस समझना है, 399.9 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो अगर इस रिएक्शन को देख के मैं आपसे बोलूं कि बताइए क्या ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा एच नेगेटिव दिखा, इसका मतलब ये क्या है? स्पॉन्टेनियस अपने आप। चलो, बहुत कुछ सही जा रहा था कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा था तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच पॉजिटिव तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बात आई कुछ ऐसे भी प्रोसेस नेचर में मिले जो कि एंडोथर्मिक होते हैं बट स्पॉन्टेनियस थे। बात समझिएगा, तभी तो फेल होंगे ना ये, तभी तो एंट्रोपी पढ़ाऊंगा ना। सब यही सही कर दिए होते तो एंट्रोपी लेक्चर ही ना आता ना आपके सामने। मतलब कुछ ऐसे भी प्रोसेस नेचर में होते हैं जो क्या होते हैं? एंडोथर्मिक, लेकिन क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस। जैसे एग्जांपल में समझा, मेल्टिंग ऑफ आइस, बहुत ध्यान समझना। आपने आइस क्यूब रख दिया यहाँ पे, वो अपने आप पिघल गया। यदि बताओ अपने आप पिघल, तुम कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। लेकिन इसके पीछे की जरा केमिस्ट्री समझो कि आइस मेल्ट कैसे होता है। वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके मेल्ट हुआ होगा ना। अगर हीट को एब्जॉर्ब किया होगा तो डेल्टा एच तो उसका पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि हीट गेन करके मेल्ट हो रहा है। तो डेल्टा एच क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक। बट मेल्ट तो अपने आप हो रहा है, लेकिन है कैसा? स्पॉन्टेनियस। तो फेल हो गया ना एंथैल्पी। जैसे मैं बोलूं वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, कहीं पानी गिरा अपने आप सूख गया, उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है भाई? पानी गिरा अपने आप सूख गया, नहीं पानी वेपराइज हो गया अपने आप, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। लेकिन उसके पीछे केमिस्ट्री जरा बताओ क्या हुआ होगा? ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके वेपराइज हुआ होगा ना, तो प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है ना, फिर भी तो अपने आप हो रहा है। इसका मतलब एंथैल्पी जो हो गई वो फेल हो गई बताने में प्रॉपर स्पॉन्टेनिटी को। समझ में आया क्या? मैं एक्सेप्शन में दिखा देता हूं, प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूं? ठीक है, यानी ठीक था, ये सब चलता आ रहा था, सही था कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। बट अगर मैं बोलूं मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस जो कि खुद में क्या है? स्पॉन्टेनियस। आप आइस को रूम टेम्परेचर पे रखते हो, अपने आप पिघल रही है कि नहीं? इसका मतलब मैं लिख सकता हूं H2O सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड, ये तो है ना मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बोलूं प्रोसेस तो अपने आप हो रहा है, मेल्ट तो आइस अपने आप हो रहा है, प्रोसेस क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस। लेकिन जरा इसके पीछे का हीट समझो, आइस क्या कर रहा होगा? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके पिघल रहा होगा ना। इसका मतलब इसका डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव।
यानी रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है, और इनके हिसाब से तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लेकिन ये तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, आज तो अपने आप पिघल रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे दूसरा, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। तो अगर मैं बोलूं जैसे H2O लिक्विड अपने आप कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में, तो आप बताइए लिक्विड से गैस, कहीं पानी गिरा अपने आप सूख जाता है थोड़ी देर बाद, इसका प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है, बराबर है नहीं? अपने आप हो रहा है, यानी क्या है प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस है ना। लेकिन इसके पीछे का अगर आप एंथैल्पी चेंज देखो तो लिक्विड से गैस बन रहा है, यानी पानी अगर वेपराइज हो रहा है, इसका मतलब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके वेपराइज हो रहा होगा ना। इसका मतलब क्या, डेल्टा एच इसका भी क्या है, पॉजिटिव। ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई ना, इसको तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। यानी काफी जगह पे आपकी एंथैल्पी जो है वो फेल हो गई स्पॉन्टेनिटी को बताने में। भाई इनका क्राइटेरिया क्या था? इनका क्राइटेरिया क्या था कि अगर एंथैल्पी निगेटिव आए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, किसी रिएक्शन का एंथैल्पी पॉजिटिव हो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। अब मेल्टिंग ऑफ आइस की एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव, इसको तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। वेपरेशन ऑफ लिक्विड का है पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, बट है ये स्पॉन्टेनियस। रूम में तुम आइस क्यूब रखते हो अपने आप पिघल जाता है, कहीं पानी गिरता है अपने आप सूख जाता है। बात समझा क्या? तो प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है, बट उसके पीछे की एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव। यानी एंथैल्पी कहीं ना कहीं फेल हो गई सही तरीके से सारे प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को बताने में। समझ में आया क्या? यानी अब हम बात करेंगे एंट्रोपी। ये कैसे डिसाइड करता है कि कोई भी प्रोसेस नेचर में होगा या नहीं होगा अपने यहाँ, ठीक है? तो अब बात करते हैं एंट्रोपी। तो यहां से बात करते हैं अब एंट्रोपी, डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज। अभी ये एंट्रोपी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि स्पॉन्टेनिटी कैसे गवर्न करता है। फिर अभी एंट्रोपी का पूरा लेक्चर बताऊंगा आपको कि क्या होती है एंट्रोपी, हल्का सा फील दूंगा आपको। एंट्रोपी के हिसाब से क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। इनका क्या मानना है? टेंडेंसी टू एक्वायर, टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, मैक्सिमम रैंडमनेस। यानी आप समझो बेटा, एंट्रोपी का मतलब ही क्या होता है बताऊं कि एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। बात समझो, अभी सब लिखाऊंगा बाद में बताऊंगा आपको एंट्रोपी, पर हल्का समझ लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? किसी भी सिस्टम के अंदर सिस्टम के मॉलिक्यूल कितने रैंडम हैं, कितने व्यस्त हैं, यानी कितने कितने ज्यादा जिगजैग पैटर्न में है, वही एंट्रोपी कहलाती है। यानी इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या डिग्री ऑफ, मैं बोलूं कि जिगजैग, तो क्या है आपका एंट्रोपी। यानी मॉलिक्यूल जितने ज्यादा फ्री हैं उतनी ज्यादा एंट्रोपी है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस, डिस्टरबेंस। जैसे मैं सपोज करो अभी मैं क्लास में, ठीक है, आप चुपचाप बैठे हो, यानी क्लास में डिस्टरबेंस नाम मात्र का भी नहीं है, यानी एंट्रोपी इस समय क्लास की 0 है। डिस्टरबेंस कहां है, डिसऑर्डर कहां है? सब प्रॉपर अपनी अपनी जगह बैठे हो। जैसे मैं बाहर जाऊंगा, उठ के पहले भाग के यहाँ आएगा, ठीक है, तो उसको उठा एक थप्पड़ मार रहे, हाँ मजे से बाहर गया, यानी क्या हुआ? रैंडमनेस बढ़ गई क्लास की, यानी एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी का मतलब डिस्टरबेंस, रैंडमनेस, ठीक है। तो व्हाट इज एंट्रोपी? इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट इन एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर बेटा मॉलिक्यूल के अंदर कितनी फ्रीडम है, कितनी आजादी है, उसी का मेजरमेंट है एंट्रोपी। अगर फ्रीडम ज्यादा है तो क्या हुआ? एंट्रोपी ज्यादा। जैसे मैं बोलूं सॉलिड, सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, तो वहां पे क्या है? रैंडमनेस कम होती है, यानी सॉलिड की एंट्रोपी कम है। लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, उसमें हलचल ज्यादा होती है, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी और ज्यादा। गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, तो क्या होता है बेटा? वहां रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, तो गैस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है। एंट्रोपी का सीधा सा मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा उतनी ज्यादा एंट्रोपी। बात समझा ना? एंट्रोपी का मतलब क्या हो गया? डिसऑर्डरनेस। और हम कभी भी किसी भी सिस्टम की परफेक्ट एंट्रोपी कभी नहीं निकाल सकते, एंट्रोपी का एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम कभी भी नहीं कर सकते।
भाई तुम कितना डिसऑर्डर हो, ये तुम कितना बदमाश हो, क्या मैं इसको एग्जैक्ट बता पाऊंगा क्या कि तुम 1 किलो हो बदमाश, 2 किलो बदमाश हो? तुम्हारी बदमाशी का क्या मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ क्या? लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले फ्राइडे के कंपैरिजन में आज तुम कम बदमाश हो कि ज्यादा, चेंज बता सकता हूँ। बात समझा क्या? यानी एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन है, समझ पा रहे हो क्या? इनिशियल फाइनल डिपेंड करती है, तुम कितने बदमाश हो इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं कर सकता। बात समझा ना? इसीलिए किसी सिस्टम के अंदर कितना रैंडमनेस है ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हाँ पहले के कंपैरिजन में कितना है चेंज आया वो हम बता सकते हैं। तो एंट्रोपी क्या होता है बेटा? इट इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट इन एनी सिस्टम। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा इन सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। तुम तमीज से बैठे हो एकदम बढ़िया से, क्लास की एंट्रोपी 0 है। मैं बाहर जाऊंगा, ठीक है, चिल्लाना स्टार्ट, मार धाड़ स्टार्ट, क्लास की एंट्रोपी बढ़ गई, यानी रैंडमनेस बढ़ गई। बात समझा ना? तो एक बात समझो, और इसी को मैं बोल रहा हूं कि आपका कि अब बात आती है सर फिर ये कैसे डिसाइड करता है कि प्रोसेस अपने आप होगा? तो देखो लाइन भी लिख दिया मैंने, टेंडेंसी अनस्टेबिलिटी इक्वल टू एंट्रोपी। भैया ये मुझे नहीं पता अनस्टेबिलिटी इक्वल टू, ये अपने आप बेटा रूल मत बनाओ कि जो अनस्टेबल है वो एंट्रोपी है, तुम लोग तो खुद ही पूरी शर्मा खा लिया हो, ठीक है? टेंडेंसी तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुनो, ठीक है? उससे आप दिमाग मत लगाया करो, लिख भेज रहे अनस्टेबिलिटी इक्वल टू एंट्रोपी। अरे बाबा ये सब नहीं होता रे पागल, जो बता रहा हूँ उतना सुनो पहले बस। लिख लिख 3 बार भेज चुका, पता नहीं ये दाढ़ी वाला आदमी देख रहा है कि नहीं देख रहा, ठीक है? हाँ कोई शुभम करके नहीं, ये तो बच्चा बहुत सीखा है। इधर देखो, अरे सुन पहले इधर, तुम पैदा ही बिगड़े हुए हो, ठीक है? इधर देखो, तुम पेट में कैसे थे, माँ के पेट में, हमको टेंशन हो रही है। टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। मेरी बात समझो बेटा, यानी अब क्या है एंट्रोपी? एंट्रोपी कैसे डिसाइड करती है कि कोई भी प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? तो टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस मतलब क्या है कि अगर किसी भी प्रोसेस के होने पर रैंडमनेस, भगदड़, फ्रीडम बढ़ रही है तो प्रोसेस अपने आप होता है, एंट्रोपी बोलती है। मतलब आप खुद बताओ बेटा, नेचर ऑर्डर्ड वे को फेवर करेगा या डिसऑर्डर को फेवर करेगा? नेचर हमेशा डिसऑर्डर को फेवर करता है। बात समझे? मतलब कि किसी भी चीज के ऑर्डर में रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, डिसऑर्डर में रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तुम्हारे पास एक बॉक्स, तुमने 10 सिक्के लिए एक एक के, और तुम क्या अपने दिमाग में एक प्लान बनाए कि मैं 10 सिक्कों को उछालूंगा, 10 का हेड आना चाहिए। बताओ इसके कितने चांस है 10 का हेड आए? बहुत कम, 1000 में से 1 चांस। भाई आप तुम 10 सिक्के उठाए और आप बोला कि मैं उछालूंगा और 10 हेड आने चाहिए, एक पैटर्न बनाया तुमने, ऑर्डर पैटर्न यही आना चाहिए, कितने चांसेस इसके? बहुत कम। तुमने कहा चलो हम उछालते 10 सिक्के, 5 हेड आएगा 5 टेल आएगा, कितने चांस है इसके? बहुत कम। जो तुमने ऑर्डर बना रहे हो वो ऑर्डर आने के चांसेस बहुत कम है ना। यानी जो नेचर भी है ना बेटा, वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को फेवर ही नहीं करता, नेचर भी फेवर करता है डिसऑर्डर को। नेचर भी क्या फेवर कर रहा है? डिसऑर्डर। यानी ऑर्डर्ड वे में रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं, किसी भी चीज के डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेचर भी डिसऑर्डर को फेवर करती है, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि डिसऑर्डर होने के अनेक रास्ते, लेकिन ऑर्डर में आने का तो एक ही रास्ता होता है। जैसे आपकी लाइफ में भी तो यही है ना कि डिसऑर्डर में तो ज्यादा रहते हैं। ऑर्डर में मतलब क्या? प्रॉपर उठना, समय से पढ़ाई करना, ये करना, वो कौन करता है यार? बात समझा क्या? आज 10 बजे उठो, कल 12 बजे उठोगे, हमेशा डिसऑर्डर में ही तो रहते हो ना। और कहीं से गलत भी नहीं है, क्योंकि डिसऑर्डर ही तो नेचर भी फेवर कर रही है। आपके पेरेंट्स डांटते हैं तो आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझाइए कि ये तो पापा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है? क्योंकि नेचर भी कभी ऑर्डर अरेंजमेंट को फेवर ही नहीं करती, क्योंकि नेचर में भी क्या है डिसऑर्डर। आप समझाइए उनको, एग्जांपल दीजिए कि हम एक बॉक्स ले ले, उसमें 10 सिक्के उछाले, आप पापा बोलो 5, मैं बोलता हूँ हेड लाओ, 5 टेल लाओ, ला के दिखा दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। बात समझा? आएगा ही नहीं, ठीक है? अब फिर बता दो पापा जब ये नहीं हो पा रहा तो हम कैसे ऑर्डर में? बात समझा ना? बहुत कम चांस है ना बेटा कि कोई भी चीज ऑर्डर वे में रहे। नेचर ही ऑर्डर को फेवर नहीं करता। नेचर में भी क्या हो रहा है? लगातार रैंडमनेस बढ़ रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? एग्जैक्ट फील आ रही है नहीं तुमको रैंडमनेस? नेचर भी क्या बोलता है कि भैया ऑर्डर वे में रहना, यानी नेचर भी लो प्रोबेबिलिटी से हाई प्रोबेबिलिटी पे फेवर करता है कि किसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, ऑर्डर में रहने की या डिसऑर्डर में रहने की? तो डिसऑर्डर में रहने की।
ऑर्डर में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है, लेकिन डिसऑर्डर होने का, बर्बाद होने का बहुत प्रोबेबिलिटी। डिसऑर्डर का मतलब बर्बाद समझो तुम अपने अपने लिए अगर समझ रहे हो एंट्रोपी, ठीक है। तुम ऑर्डर में रहो यानी अच्छे बने रहो, इसके चांसेस बहुत कम है। तुम डिसऑर्डर हो जाओ, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बर्बाद होने के, डिसऑर्डर होने के कई रास्ते होते हैं। बात समझा क्या? ऑर्डर में आने का तो एक ही रास्ता। समझ पा रहे हो एंट्रोपी क्या है? ठीक है। और नेचर भी ये बोलती है भैया जो कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है उसके दौरान अगर रैंडमनेस बढ़ रही है, डिस्टरबेंस बढ़ रहा है, वो प्रोसेस नेचर में अपने आप होगा, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। इनके हिसाब से क्या था कि अगर किसी प्रोसेस के दौरान सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है ग्रेटर देन 0, अच्छा सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ने का मतलब रैंडमनेस बढ़ना, रैंडमनेस बढ़ने का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर बढ़ना, तो वो प्रोसेस नेचर में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, अपने आप होगा, ये बता रहे हैं। ठीक है। और अगर किसी भी प्रोसेस के होते समय सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही है, यानी रैंडमनेस कम हो रही है, रैंडमनेस कम हो रही है, कोशिश ऑर्डर में आ रही है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर कभी भी सिस्टम की एंट्रोपी 0 हो जाए तो प्रोसेस होगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। बात समझा ना? तो सेकंड पॉइंट आता है कि हाउ एंट्रोपी डिसाइड वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एंट्रोपी का मतलब ये होता है, एंट्रोपी ये बोलती है टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, दैट प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर वेयर एंट्रोपी इंक्रीजेस। अगर किसी भी प्रोसेस के होते समय अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, फ्रीडम बढ़ रही है, आजादी बढ़ रही है, तो प्रोसेस नेचर में अपने आप होता है। मतलब अगर कोई प्रोसेस के होते समय फ्रीडम बढ़ रही है, फ्रीडम बढ़ने का मतलब आजादी ना, आजादी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, तो वो प्रोसेस अपने आप होता है। बात समझा? जैसे फॉर एग्जांपल में देखो, अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारा दोस्तों के साथ मस्ती करना, दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना, ठीक है, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो अपने आप होता है कि तुम्हें पापा मम्मी भेजते हैं जबरदस्ती, जाओ बेटा प्लीज चले जाओ मूवी देखना। हाँ, अपने आप जाते हो मजे करने ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा दोस्तों के साथ, जो दिल करेगा वो कर, मेरी आजादी बढ़ जाएगी, रैंडमनेस मेरी बढ़ जाएगी, वो काम तुम खुद से करते हो। और वही तुम आराम से सोफे में बैठ के टीवी देख रहे हो और पापा के आते बात बोले चलो ये जाके पढ़ो, अचानक से, अचानक तुम्हारी फ्रीडम कम हो गई, आजादी कम हो गई, एंट्रोपी कम हो गई तुम्हारी। क्या वो काम अपने आप होता है? जब तक मम्मी की फ्लाइंग चप्पल ना मिल गया तब तक तुम नहीं पढ़ने बैठे। बात समझा क्या? मतलब तुम्हारा अपने ऊपर लगाओ, बिल्कुल समझ में आएगा एंट्रोपी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तुम वही काम अपने आप करते हो जिससे तुम्हारी आजादी बढ़ती है, तुम वो काम कभी अपने आप नहीं करते जिससे तुम्हारी आजादी छीन ली जाए। बस तो अब खुद समझो तुम कौन सा काम खुद करते हो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तुम्हारे लिए क्या होता है, जिससे तुम्हें कोई रोक टोक ना करे, जिससे तुम्हारी आजादी बढ़ी रहे, तुम डिसऑर्डर रहो, ठीक है, तुमको कोई कहे 4 बजे उठो, चलो पढ़ो, ठीक है, 7 बजे ब्रश करो, फिर ब्रेकफास्ट करो, इतने ऑर्डर में तुम रह पाओगे क्या? पागल हो जाओगे तुम। बात समझा क्या? तो ऑर्डर वे में रहने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये चीज तो नेचर भी फेवर नहीं करती, नेचर भी डिसऑर्डर को ही फेवर करती है कि अगर रैंडमनेस बढ़ेगा, फ्रीडम बढ़ेगा, आजादी बढ़ेगी किसी प्रोसेस के दौरान, तो प्रोसेस नेचर में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अब देखो इस बात को मैं प्रूव कर देता हूं, जो 2 एग्जांपल दिया। जब आइस मेल्ट होती है बेटा, अब खुद समझो, ये था आइस, आइस का फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड। जब ये बेटा मेल्ट हुआ तो ये वाटर बना, यानी लिक्विड। याद करो आइस का मेल्ट होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट अगर जब इसको मैं एंथैल्पी से समझ रहा था कि भाई तुम स्पॉन्टेनियस हो कि नॉन स्पॉन्टेनियस, तो याद करो आइस कैसे मेल्ट होता है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट होता है, यानी इसका डेल्टा एच क्या था, पॉजिटिव। और एंथैल्पी तो बोला था कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, जबकि आइस का मेल्ट होना तो स्पॉन्टेनियस है, यहाँ रखो आइस क्यूब अपने आप पिघल जाएगा, बात समझ, तो है स्पॉन्टेनियस। अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या बोलती है, अगर किसी प्रोसेस के होते समय रैंडमनेस, फ्रीडम बढ़ जाए, आजादी बढ़ जाए, तो प्रोसेस अपने आप होती है। एक बात बताओ, आइस था सॉलिड, उसको पता था अगर मैं पिघल जाऊंगा तो बन जाऊंगा लिक्विड, जहां दिल करेगा बह के निकल जाऊंगा, मेरी आजादी बढ़ जाएगी, इसलिए मेल्ट होगा। समझा क्या? क्योंकि रैंडमनेस बढ़ गई था, सॉलिड से लिक्विड के, लिक्विड मॉलिक्यूल दूर दूर है ना, तो रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई। सॉलिड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इसका मतलब रैंडमनेस यहाँ कम थी, बट इस डायरेक्शन में रैंडमनेस क्या हो गई,
बढ़ गई, यानी फ्रीडम बढ़ रही है, आजादी बढ़ रही है, तो काम अपने आप होगा। बात समझा क्या? इसीलिए अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस नेचर में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। समझा? जैसे मैंने बोला पानी, वेपराइजेशन, पानी कहीं गिरा अपने आप सूख गया, अगर इसका डेल्टा एच देखो तो क्या हो गया? पॉजिटिव। ये तो बता रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस, बट वेपराइजेशन या इवापोरेशन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। कहीं पानी गिरता है अपने आप सूखता है, तुम जाके वहां फूंक मार के सुखाने बैठते, ठीक है, वो अपने आप सूख जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? प्रोसेस तो क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस, लेकिन एंथैल्पी के हिसाब से तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। इसको कौन बचा के ले जाएगा? एंट्रोपी। यदि जहां जहां एंथैल्पी फेल होगी और प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसको कौन बचा के ले चला जाएगा? एंट्रोपी। और एंट्रोपी भी अगर हाथ खड़ा कर देगी तो ये भाई सब अभी चिंता है, ये बताएंगे, हम बताएंगे, टेंशन, ठीक है, तुम गलत बता रहे हो, सही सारी सच्चाई हम बयान करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या हो गया? अब खुद देखो, अब एंट्रोपी से डेल्टा एच से तो क्या हो रहा था? ये नॉन स्पॉन्टेनियस। बट एंट्रोपी क्या बोलती है कि नेचर में कौन सा प्रोसेस अपने आप होता है जिसमें रैंडमनेस बढ़ती है, आजादी बढ़ती है, फ्रीडम बढ़ती है? तो लिक्विड, लिक्विड में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, जब वो गैस बना तो मॉलिक्यूल क्या हो गए? दूर दूर। तो गैस की एंट्रोपी क्या होती है? ज्यादा, तो रैंडमनेस बढ़ गई, इसका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? तो प्रोसेस क्या हो गया बेटा? स्पॉन्टेनियस। यानी नेचर में वही प्रोसेस अपने आप होता है अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी जहां पे डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, ठीक है। आप वही काम अपने आप करते हो जिससे आपकी आजादी बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस आपकी बढ़ती है। कोई काम आप वो नहीं करते जिससे आपकी आजादी छिन जाए, वो आपको पसंद नहीं, वो आपके लिए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ना, जो पढ़ाई करना है वो आपके लिए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो आप खुद से नहीं करते हो। बात समझा क्या? घूमना फिरना, मूवी देखना, मजे करना, ये सब क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्यों? इससे तुम्हारी आजादी बढ़ती है, फ्रीडम तुम्हारी बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है, तो वो चीज तो फेवर होगी ना नेचर में। तो नेचर सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स यही बोल रहा है कि नेचर भी यही फेवर करती है कि अगर रैंडमनेस बढ़ रहा है, फ्रीडम बढ़ रही है, तो वो काम अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आ गया क्या? अच्छा, तो इतनी कहानी तुमको समझ में आ गई कि एंट्रोपी भी डिसाइड कर दिया कि अगर किसी भी प्रोसेस, अभी एंट्रोपी मैंने डिटेल में पढ़ाया नहीं है, तो हल्का सा फील दे दिया एंट्रोपी का, अगला लेक्चर पूरा एंट्रोपी पे आने वाला, ठीक है। तो एंट्रोपी के हिसाब से क्या हुआ बेटा कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस? जहां एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, रैंडमनेस इंक्रीज होगी, वही प्रोसेस अपने आप होगा। और अगर किसी प्रोसेस में रैंडमनेस डिक्रीज होगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। चलो भाई, ये भी सही चल रहा था, बट मैं नेचर के दो इवेंट पकड़ता हूं, बहुत ध्यान से। नेचर के मैं दो इवेंट पकड़ता हूं। पहला मैं पकड़ता हूं रेनफॉल, बारिश का होना। मेरी बात समझना, अब इसके पीछे केमिस्ट्री समझेंगे। बारिश वाली, बारिश का होना अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा बारिश तो अपने आप होती है, तुम कराते हो अपने आप। वो अलग बात है कि आप कभी रोमांटिक बैठे हो बारिश, ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से स्पॉन्टेनियस हो गया। बट ऐसा होता नहीं है कि आप किसी को याद कर रहे हो और भगवान रो दे, ठीक है, बहुत बड़ा आशिक है ये, तो समझो। तो बारिश क्या होता है बेटा? बारिश का होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, अपने आप होता है, तुम नहीं कराते हो। लेकिन जब बारिश के पीछे की केमिस्ट्री समझो, यानी बारिश का होना स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब रैंडम, अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी रैंडमनेस बारिश के दौरान बढ़नी चाहिए। अब बारिश की केमिस्ट्री समझो, ऊपर जो गैसियस फॉर्म में क्लाउड टहल रहे थे वो आपस में कंडेंस होकर पानी बन के नीचे बरस दिए। यही होता है बारिश का, जो गैसियस क्लाउड टहल रहे थे उनके अंदर होता है कोलिजन, ठीक है, और वो पानी बन के नीचे कंडेंस होकर आ जाते हैं। तो आप बताइए बादल कैसे थे? गैसियस फॉर्म में, गैस की एंट्रोपी ज्यादा, जब वो पानी बन के बरस रहे हैं, पानी तो क्या है? लिक्विड, लिक्विड रैंडमनेस गैस के कंपैरिजन में कम। इसका मतलब बारिश के होते समय एंट्रोपी तो कम हो रही है, इसका मतलब बारिश का होना तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, फिर बारिश कैसी हो? स्पॉन्टेनियस। तो हो गया ना डेल्टा एस पे? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, समझते चलो, ठीक है। दूसरा मैं बोलूं स्नोफॉल, बर्फबारी होना। अब बताइए स्नोफॉल कैसे होता है? जो आपके लिक्विड होते हैं एटमॉस्फेयर में वो सॉलिडिफाई होके नीचे आ रहे हैं, तो बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, उसमें क्या होता है? जो लिक्विड होते हैं एटमॉस्फेयर में वो बर्फ बन के सॉलिड बन के नीचे आ रहे हैं, तो बर्फबारी तो अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, भगवान करता है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा उसमें? उसके पीछे की केमिस्ट्री समझो कि जो लिक्विड प्रेजेंट था वो सॉलिड बन के नीचे आ रहा है क्या? तो रैंडमनेस की बात करूं तो लिक्विड में तो रैंडमनेस ज्यादा होती है, अब ये बर्फ जो सॉलिड बन के आ रहा है उसकी तो रैंडमनेस कम है। इसका मतलब इस प्रोसेस में एंट्रोपी तो घट रही है ना, रैंडमनेस कम हो रही है, तो ये प्रोसेस तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, बट ये प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस। अभी कुछ समझ में आ रहा है? ये भी फेल हो रहा है, एंट्रोपी भी फेल हो रहा है।
स्पॉन्टेनिटी को बताने में, तभी इनका नाम आएगा ना। बात समझा? यानी अब यहाँ पे कहानी क्या है जरा मैं वो आपको बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या। भाई सेकंड लॉ अभी तक आया नहीं ना, अभी हम लोग यार पढ़ाने आते सेकंड लॉ अभी तक बहुत कुछ बात ही नहीं की, ये सब सेकंड लॉ चल रहा है। अभी लास्ट में सेकंड लॉ बताऊं ना, अगर मैं पढ़ाने पे आता मैं 5 मिनट में खत्म करता सेकंड लॉ। एक लाइन लिखवाता कि in all spontaneous process entropy change of universe is always greater than zero। ये नेचर में जितने प्रोसेस अपने आप हो रहे हैं उनका जो एंट्रोपी चेंज होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, बस यही है सेकंड लॉ। और उसको पढ़ाने के लिए देखो 1.5 घंटे से बातें कर रहा हूँ कि उस चीज को फील को ले आऊं पहले। आप समझे ना कि क्या होता है सेकंड लॉ। कहानी है एक लाइन की होती है सेकंड लॉ कि डेल्टा एस यूनिवर्स, अगर मैं बात करता तो केवल इतना है सेकंड लॉ कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। यही है एक लाइन का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यूनिवर्स का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। अगर किसी भी प्रोसेस के दौरान कोई भी प्रोसेस अगर नेचर में हो रहा है उस समय अगर यूनिवर्स में डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो प्रोसेस क्या होगा आपका, स्पॉन्टेनियस यूनिवर्स में। अभी बात बताओ क्या यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है क्या? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम केवल सिस्टम की एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ। इससे तुम फंस जा रहे हो। एंट्रोपी क्या बोलती है भैया, देखो किसी भी प्रोसेस को अगर तुमको सच में जानना है कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है तो केवल सिस्टम की एंट्रोपी चेंज मत देखो, सराउंडिंग का भी एंट्रोपी चेंज देखो कि अगर वो प्रोसेस हुआ तो सराउंडिंग में भी क्या रैंडमनेस बढ़ी या घटी। सिस्टम की भी एंट्रोपी चेंज निकालो, सराउंडिंग की भी एंट्रोपी चेंज निकालो, फिर दोनों को जोड़ो और यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज निकालो। और अगर किसी प्रोसेस के होते समय यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही होगी तो 100% ठप्पा लग जाता है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। बात समझिएगा। मतलब क्या, स्पॉन्टेनिटी को देखने के लिए केवल आप सिस्टम पे फोकस मत करो कि ये प्रोसेस हुआ तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। आप अगर उस प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालो, कितना आया, मैं 2 एग्जांपल्स कराता हूं आपको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कांसेप्ट, ठीक है। कि अगर देखो कोई भी प्रोसेस का बताना है स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आप फोकस मत करो सिस्टम की एंट्रोपी में केवल अगर तुमने सिस्टम का देख लिया सर सिस्टम का घटा सर नॉन स्पॉन्टेनियस। हो सकता है कि जब सिस्टम की एंट्रोपी घटी है तो सराउंडिंग की इतनी पॉजिटिव हो गई हो कि टोटल जो यूनिवर्स आया हो वो पॉजिटिव आया। भाई आप समझो डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या, मैं एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग लिख सकता हूं क्या, बराबर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अपने को क्या फोकस करना है कि किसी भी प्रोसेस को समझना है कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, तो केवल उस प्रोसेस के दौरान सिस्टम में कितना एंट्रोपी चेंज आया इसको देख के तुरंत जज्बात में मत बह के बोल दो स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस। उस प्रोसेस से सिस्टम में कितनी एंट्रोपी चेंज आई वो निकालो, उसके होने कारण सराउंडिंग में कितना एंट्रोपी चेंज आया वो निकालो, फिर दोनों को जोड़ो यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज निकालो। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ रही है तो 100% समझ जाओ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी लेस देन जीरो आ रही है तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। यही था सेकंड लॉ। अब मैं 2 एग्जांपल लेके आपको प्रूफ देता हूं इस बात का कि केवल सिस्टम को देख के मत सोचो कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आइए देखिए मैं 2 प्रोसेस पकड़ता हूं उसमें आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, चलिए मैं पहला एक इवेंट पकड़ता हूं नेचर में आपका आइस की मेल्टिंग ऑफ आइस। बहुत ध्यान से समझना बेटा, दो एग्जांपल बहुत ध्यान से। एक पकड़ता हूं मैं आपका मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर। पहला इवेंट पकड़ता हूं मेल्टिंग ऑफ आइस, आराम समझिएगा प्लीज, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। और मैं रूम टेम्परेचर थोड़ा सा 27 डिग्री सेल्सियस मानूंगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया बेटा, 100 ग्राम आइस ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस की, आराम समझिएगा 100 ग्राम आइस ले लिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस। भाई आइस का क्या होता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमने 100 ग्राम आइस ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस। इस 100 ग्राम आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस के, इसको लाके मैं रूम टेम्परेचर पे रख दिया, यानी इसको मैं
रूम टेम्परेचर पे आरटी यानी जो कि मैंने माना है 27 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर, इस पे लाके रूम पे रख दे तो ये बेटा 100 ग्राम आइस पूरी पिघल जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 100 ग्राम वाटर बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का पहले। क्योंकि बात ध्यान से, कैलोरीमेट्री नाम की एक चीज होती है बेटा कि जब तक 100 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब तक 100 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस की आइस कंप्लीटली 100 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक इस वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। मेरी बात समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं, यानी अगर आपने 100 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस की आइस लिया है, वो पिघल रही है, वो जब तक 100 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा पूरा का पूरा, तब तक इस वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आप इस बात को फील कर सकते हो कि आप देखो जब भी आइस मेल्ट होता है बेटा, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। तो बात आती है सारी हीट जाती कहाँ है भाई, आइस तो मेल्ट हो रहा है सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके ना, तो हीट तो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो लेकिन जब भी मेल्टिंग होती है सर टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। तो रीजन क्या होता है बेटा, जितनी हीट आइस एब्जॉर्ब कर रहा है ना, उस सारी हीट को यूज कर रहा है वो अपने स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड को लिक्विड को कन्वर्ट करने में। इसीलिए वो हीट आपको दिखाई नहीं देती, इसी को बोलते हैं लेटेंट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, यानी वो फेज को चेंज करने में इस्तेमाल होती है, इसलिए टेम्परेचर इसका बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो मेरा सिस्टम क्या है बेटा, ये है क्या, 100 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस की आइस हमारा क्या है, सिस्टम है, और हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो रूम टेम्परेचर मेरा सराउंडिंग। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे आप बताइए सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या है, डेल्टा है सिस्टम बोलो, तो आइस मेल्ट हो रही है, ये रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ जो सिस्टम का डेल्टा एस है वो क्या है, पॉजिटिव, बराबर, क्योंकि आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, बराबर। अच्छा, अगर और इसका मतलब आइस तो अपने आप मेल्ट हो रही होगी रूम पे रखने पर, ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। तो अभी लग रहा होगा ठीक है ना सर, डेल्टा सिस्टम भी तो पॉजिटिव है, स्पॉन्टेनियस चलेगा। बट थोड़ा और बात करते हैं इससे, देखो यानी मैं क्या करूं, मैं पहले सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकाल लूं, मैं सराउंडिंग का भी एंट्रोपी चेंज निकाल लूं, दोनों को जोड़ के यूनिवर्स का निकालूं। अगर यूनिवर्स की पॉजिटिव आ गई तो 100% कंफर्म हो जाएंगे कि क्या है आपका प्रोसेस, कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। तो एक बात बताओ, आपने को पता है जो लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है ना, वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या है, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब होता है 1 ग्राम आइस पानी में कन्वर्ट होने के लिए सराउंडिंग से 80 कैलोरी हीट को एब्जॉर्ब करती है। 1 ग्राम आइस पानी में कन्वर्ट होने के लिए सराउंडिंग से 80 कैलोरी हीट को एब्जॉर्ब करती है। एक बात बताओ, देखो डेल्टा एस निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो होता है Q बाई टी। क्या होता है, Q बाई टी, हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे Q बाई टी। ठीक है, डेल्टा एस इक्वल टू हीट अपॉन टेम्परेचर, Q बाई टी। अब अगर ये हीट सिस्टम को मिल रही होगी तो पॉजिटिव साइन रखूंगा, अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रही होगी तो नेगेटिव साइन रखूंगा, बराबर। हीट का तो हम साइन कन्वेंशन जानते हैं ना, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, और अब क्या हो गया, हीट टेकन टू द सिस्टम नेगेटिव। अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रही है सराउंडिंग में तो क्यू का साइन क्या रखूंगा, नेगेटिव। अगर सराउंडिंग से हीट सिस्टम के पास आ रही है तो क्यू का साइन क्या रखूंगा, पॉजिटिव। आप भी जानते हो। और एंट्रोपी चेंज निकालने का यही फार्मूला है। और अभी मैं किसका एंट्रोपी चेंज निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, सिस्टम का। जब ये घटना घटित हुई तो सिस्टम के एंट्रोपी चेंज में क्या फर्क आया। तो एक बात बताओ, पहले मुझे क्यू निकालना पड़ेगा, हीट, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई। आप बताओ 100 ग्राम आइस है, 1 ग्राम आइस पानी में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, 80 ग्राम। इसका मतलब अगर मैं यहां से पहले हीट निकालूं तो Q इज इक्वल टू प्लस m इंटू L। m इज द मास ऑफ आइस, L इज द लेटेंट हीट ऑफ आइस। कितनी आइस लेके बैठा हूं मैं, और मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि आइस हीट को एब्जॉर्ब करके पिघल रही है, इसलिए मैंने प्लस लगाया। अगर यहीं पे रिलीज होता तो माइनस m इंटू L लगाता मैं। तो आइस कितना है, 100 ग्राम, लेटेंट हीट तो क्या 8000 कैलोरी हीट जो है वो आइस एब्जॉर्ब कर रही है, 100 ग्राम आइस। ठीक है, और टेम्परेचर आइस का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 कैल्विन, क्या है ना, डिग्री सेल्सियस से 273 जोड़ दो तो कैल्विन आ जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ डेल्टा एस सिस्टम निकालूं बेटा, डेल्टा एस सिस्टम, तो क्यू कितना आया बेटे, 8000, और टेम्परेचर कितना
273 बराबर। तो सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज आ गई बेटा वो आ गया आपका 29, कितना आ गया 29, और देखो प्लस आया है बराबर, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज +29। अब हम सराउंडिंग का भी एंट्रोपी चेंज निकालें। अच्छा बेटा सराउंडिंग का भी तो ऐसे ही निकालूंगा ना, डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी क्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन टी ऑफ सराउंडिंग। एक बात बताओ, ये जो 8000 कैलोरी हीट सिस्टम को मिली है, इसको सिस्टम को दिया किसने? सराउंडिंग ने। इसका मतलब सराउंडिंग की हीट जो होगी वो -8000 होगी इस समय, क्योंकि 8000 तो उसने सिस्टम को दे दिया ना। इसका मतलब सराउंडिंग की हीट कितनी होगी? -8000, क्योंकि ये हीट सराउंडिंग से तो सिस्टम पे आई है ना। अच्छा सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर 27 में 273 जोड़ो 300, इसका मतलब टेम्परेचर हो गया कितना? 300। ये आ गया -26। कितना आया? -26। तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, सराउंडिंग का क्या आ रहा है? नेगेटिव। अब क्या निकाले? यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज। तो बताइए क्या डेल्टा एस यूनिवर्स, क्या सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी बराबर होगा ना? डेल्टा एस यूनिवर्स निकलेगा। सिस्टम की एंट्रोपी कितनी आई है? +29, और ये -26, कितना आ गया? +3 ना? हाँ 3 क्या हो गया? किलो जूल पर मोल बराबर, या किलो कैलोरी पर मोल। तो क्या यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 आ गई क्या? इसका मतलब ये प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस। समझ में आया क्या? यूनिवर्स की ग्रेटर देन 0 आने का मतलब ये कभी नहीं होता कि सिस्टम की भी पॉजिटिव है, या देखो ये तो सौभाग्य है कि सिस्टम का भी पॉजिटिव आ जाए, सराउंडिंग का। लेकिन हो सकता है किसी प्रोसेस को होते समय सिस्टम का मान लो यहाँ पे क्या होता -29, लेकिन इसका होता +32, तब भी डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव ही आ जाता। बात समझा कि नहीं? यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी पॉजिटिव, इसका कतई मतलब नहीं हो सिस्टम सराउंडिंग दोनों का पॉजिटिव है। दोनों का पॉजिटिव हो सकता है इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ठीक है, इसका पॉजिटिव लेकिन ज्यादा हो, या हो सकता है इसका नेगेटिव कम हो इसका पॉजिटिव ज्यादा हो, तब भी तो ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा ना। यानी कोई भी प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर वो नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, तो आप उसकी सिस्टम की भी एंट्रोपी निकालिए, सराउंडिंग की भी निकालिए, दोनों को जोड़िए, यूनिवर्स की निकालिए। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो प्रोसेस क्या होगा नेचर में? स्पॉन्टेनियस। और इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस नेचर में कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। और बेटा अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, सराउंडिंग से मतलब ही नहीं है ना। आप समझो और कोई सिस्टम आइसोलेटेड है जिसकी बाउंड्री परफेक्टली क्या है? इंसुलेटेड है, एडियाबैटिक बाउंड्री है, तो सराउंडिंग तो सिस्टम ना, तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा ना सराउंडिंग सिस्टम से कोई हीट लेगा। तो यहाँ पर हमको सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालने की जरूरत नहीं है। बात बहुत गौर से सुनना, ठीक है। यानी अगर सिस्टम कैसा है मेरा? आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड का मतलब सराउंडिंग से अलग थलग पड़ा है मेरा सिस्टम, सराउंडिंग से उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो अपने को वो सराउंडिंग से किसी तरह इंटरैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो अपन केवल किसकी एंट्रोपी चेंज निकालेंगे? जो डेल्टा एस यूनिवर्स होगा वही डेल्टा एस सिस्टम होगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग में तो कुछ होगा ही नहीं ना। क्योंकि अगर आइसोलेटेड सिस्टम में बाउंड्री कैसी है? एडियाबैटिक, तो सिस्टम किसी भी तरह से सराउंडिंग से इंटरैक्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब तब हम कोई भी प्रोसेस अगर देखना है तो हम केवल किसका एंट्रोपी चेंज निकालेंगे? सिस्टम का। इसका मतलब देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, बहुत ध्यान समझना। डेल्टा एस यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। अब ऑप्शन देखिए कैसे लगाएंगे आप। अगर डेल्टा एस यूनिवर्स लेस देन 0 है तो वो प्रोसेस नेचर में कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और अगर डेल्टा एस यूनिवर्स 0 हो गया तब तो इक्विलिब्रियम। अच्छा बात आ गई, अगर मान लो बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकॉर्डिंग विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक ऑप्शन बनाया बढ़िया क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ना ये ऑप्शन दिख रहा है ना ये ऑप्शन दिख रहा है, बात समझना, ठीक है। तो अगला ऑप्शन क्या दिखेगा मैं बता रहा हूं कि डेल्टा एस और आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इज ग्रेटर देन 0 तो भी प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि समझो अगर भाई देखो पहली बात तो मैं स्पॉन्टेनियस बताने के लिए पहले यूनिवर्स की निकालूंगा, पर अगर समझो बेटा कि अगर मेरा सिस्टम ही आइसोलेटेड है, बाउंड्री परफेक्टली एडियाबैटिक बन गई है, तो इसका मतलब सिस्टम ना बाहर से कुछ हीट लेगा ना सिस्टम अंदर से बाहर कुछ हीट देगा।
यानी सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। तो जो भी मैं एंट्रोपी निकालूंगा केवल किसकी निकालूंगा, सिस्टम की। सराउंडिंग एंट्रोपी तो जीरो होगी ना, क्योंकि सराउंडिंग में तो कोई हलचल हुई नहीं, ना तो हीट अंदर आई है ना हीट बाहर गई है, कुछ हुआ ही नहीं भाई। अगर सराउंडिंग से हीट अंदर आती, सराउंडिंग का क्यू निगेटिव हो जाता, और अगर क्यू निगेटिव हो जाता तो डेल्टा एस निगेटिव हो जाता। अगर सिस्टम में सराउंडिंग को हीट दे दिया होता तो सराउंडिंग का क्यू पॉजिटिव हो जाता, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाता। बट अगर आइसोलेटेड सिस्टम है यानी एडियाबैटिक बाउंड्री है, यानी सिस्टम सराउंडिंग को ना तो कोई हीट देगा ना हीट लेगा, इसका सराउंडिंग के क्यू पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सराउंडिंग का तो एंट्रोपी चेंज जीरो होगा ना, तो जो भी आएगा वो सिस्टम का ही तो आएगा। तो अगर डेल्टा एस आइसोलेटेड सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो है, ये भी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन आइसोलेटेड सिवा कुछ अगर केवल लिखा डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, वो कभी भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं। अगर उनको सिस्टम लिखना होगा सेकंड लॉ के लिए तो साफ साफ उनको लिखना पड़ेगा आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि नॉर्मल सिस्टम लिखोगे तब तो तुम गड़बड़ किए हो, क्योंकि सिस्टम से स्पॉन्टेनिटी नहीं आती। आप सिस्टम का भी एंट्रोपी चेंज निकालो उस प्रोसेस के दौरान, सराउंडिंग का भी निकालो, फिर दोनों को जोड़ो, यूनिवर्स का निकालो। अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ रहा है तब प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस होती है, इसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन केवल सिस्टम की बात कर रहे हो तो आइसोलेटेड की बात करो, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे सराउंडिंग को देखना ही नहीं पड़ेगा, मुझे फिर यूनिवर्स के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? समझा? अब एक इवेंट और पकड़ लेते हैं, चलो। आ रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में? हल्का हल्का समझ में आया? मोबाइल में चलाना है, देख ले समझ आया। इधर देखो, एक इवेंट और पकड़ता हूं लेक्चर का। अगला देखो, ये दूसरा इवेंट पकड़ता हूं, सेकंड लॉ की बातें आज खत्म कर देता हूं। इससे अगला लेक्चर फर्स्ट लेक्चर आएगा एंट्रोपी पे, ठीक है? और ऑलमोस्ट हल्की हल्की एंट्रोपी समझ में आ चुकी है, ठीक है? तो अगला लेक्चर और मजेदार बनेगा। 100 ग्राम मैंने स्टीम ले ली 100 डिग्री सेल्सियस में। अब ये दूसरा मैंने एक प्रोसेस पकड़ लिया और इस स्टीम को भी मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया 27। स्टीम क्या होगी बेटा? स्टीम कूल होगी, कंडेंस होगी, पानी बन जाएगी। अगर रूम टेम्परेचर में स्टीम रख दूंगा तो स्टीम क्या होगी बेटा? रूम टेम्परेचर पे आते ही उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम। टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वो भागना कम कर देंगे, एक जगह आके बैठ जाएंगे, पानी बन जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? ये क्या बन जाएगा आपका? 100 ग्राम वाटर बन जाएगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? 100 रहेगा ना, क्योंकि जब भी फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है? चलिए, तो अब बताइए यहां पे अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं यहां पे सिस्टम के बारे में बात करूं, क्या सिस्टम की एंट्रोपी Q ऑफ सिस्टम अपॉन T ऑफ सिस्टम से निकालूंगा क्या? Q बाई T ही तो होता है ना एंट्रोपी चेंज का फार्मूला। तो T ऑफ सिस्टम तो 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। लेकिन बात करते हैं Q ऑफ सिस्टम क्या रखते हैं? एक बात बताओ बेटा, स्टीम थी, 100 ग्राम स्टीम थी, वो पानी में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब एनर्जी लॉस कर रही है क्या वो? भाई गैस की एनर्जी जो थी वो ज्यादा थी, हीटेड थी, अब वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एनर्जी लॉस करके पानी में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब इस बार ये स्टीम क्या करेगा? सराउंडिंग को हीट लूज कर देगा, बराबर। इसका मतलब यहां इस बार जो Q आएगा वो माइनस M इंटू L आएगा क्या? सिस्टम के लिए, क्योंकि हीट लूज करेगा ना इस बार। और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितनी होती है बेटा? लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितनी होती है? ये होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब मेरी बात दो तरह समझना। 1 ग्राम वाटर, आराम समझना, 1 ग्राम वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए सराउंडिंग से 540 कैलोरी हीट को एब्जॉर्ब करता है। मेरी बात समझो, 1 ग्राम वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, जैसे मान लो कहीं पानी गिरा, अब ये भाप में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब 1 ग्राम पानी को वेपर में बदलने के लिए वो सराउंडिंग से कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? अब इसका उल्टा, 1 ग्राम स्टीम अगर पानी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो इतनी हीट को रिलीज करेगा ना भाई। 1 ग्राम स्टीम, 1 ग्राम स्टीम, मैं बोल रहा हूं 1 ग्राम पानी स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए 540 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करता है। यहां हो रहा है उल्टा, स्टीम बन रहा है पानी, इसका मतलब इतनी हीट 1 ग्राम स्टीम रिलीज करेगा ना पानी बनते समय। समझ पा रहे हो क्या मैं जो बताना चाह रहा हूं? ठीक है, इसका मतलब हीट माइनस M इंटू L होगा ना। इसका मतलब मास कितना है मेरे पास स्टीम का? 100 ग्राम, और लेटेंट हीट 540। ये कितना हो गया बेटा? कैलोरी, बराबर ना? -5400 कैलोरी, इतना हो गया। इसका मतलब
डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, माइनस क्यू अपॉन टी कितना है यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 है ना। इसको सॉल्व कर देंगे, इट कम्स आउट टू माइनस 144 कैलोरी, 144 कैलोरी। अब की बात देखो प्यार से, डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव आया, तो अगर आप सिस्टम को देख के जल्दबाजी में बोल देते कि ये प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। बात समझ में आ रहा क्या? हाँ, सिस्टम को देख के तभी आप बोलना कि स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, जब सिस्टम कैसा हो, आइसोलेटेड, तब आपको सराउंडिंग का नाटक सोचना ही नहीं। बात समझाना। तो अगर आइसोलेटेड नहीं है, अगर सिस्टम, मेरी बात सुन लो एकदम दिल तक पहुंचाओ इस बातों को अपने, मजा नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है, कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तब आपको सराउंडिंग की एंट्रोपी को सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, तब सिस्टम की देख के ही तय कर दो, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बराबर। लेकिन अगर सिस्टम नॉन आइसोलेटेड है तब आपको स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए केवल सिस्टम की एंट्रोपी देख लेना, वो भी सही नहीं है, केवल सराउंडिंग की देख लेना, वो भी सही नहीं है, दोनों की देखो, दोनों को जोड़ो, यूनिवर्स निकालो, वो पॉजिटिव, तब स्पॉन्टेनियस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप अब तक रट गया मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब आप देखिए ये माइनस 144 आ गया। अब बात करते हैं जरा हम सराउंडिंग की एंट्रोपी से निकालते हैं, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन टी ऑफ सराउंडिंग। एक बात बता बेटे कि ये सिस्टम ने इतनी हीट जो रिलीज की है, ये हीट गई कहां, सराउंडिंग में, सारी हीट सराउंडिंग में तो गई होगी ना, ये आइसोलेटेड तो है नहीं कि कहीं जा नहीं पाएगी। ये जो हीट सिस्टम ने लूज किया 5400 कैलोरी का, ये कहां गया, सराउंडिंग में लॉन्च हो गई। इसका मतलब सराउंडिंग की हीट क्या प्लस 5400 हो गई, ठीक है, और टेम्परेचर सराउंडिंग का फिर से क्या 27 यानी 300, ये आ गया, तो ये आ गया आपका 180, कितना आ गया 180। बात समझाना, सही है, गड़बड़ ना, 5400 कितना आ जाएगा, 18 ना, हाँ 180 कैसे होगा, बस हो गया। चलो अब एक बात बताओ बेटा, अब इधर देखो जरा, इस बात को समझो, इधर भी एक बार कैलकुलेट कर लेना होगा, मुझसे गलती हुई, एक बार कैलकुलेट कर देख लो क्या सही है क्या, हाँ 30 आएगा किधर 5400 अपॉन 373, ये बार करके देख लो यार, कैलकुलेटर है क्या, जरा चेक करो बेटा, अच्छा अरे ये गलती की हमने, 1 2 3 था ना, अब सही होगा, तो यहाँ पे 180 आएगा बराबर, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दिया। एक बात बताओ बेटा, डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव आया, इसको देख के तो लग रहा है प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आया, पॉजिटिव, ठीक है। अब जरा टोटल निकाले डेल्टा एस टोटल मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स, तो अगर डेल्टा एस यूनिवर्स निकालोगे इस प्रोसेस का, तो सिस्टम का एंट्रोपी और सराउंडिंग का एंट्रोपी जोड़ोगे, सिस्टम की एंट्रोपी माइनस 144, जो कि ये बताने का प्रयास कर रही तो नहीं होगा प्रोसेस, और सराउंडिंग की एंट्रोपी प्लस 180, ये कितना आ जाएगा बेटा 36 प्लस 36 ना कैलोरी। तो क्या यूनिवर्स की एंट्रोपी फिर पॉजिटिव आ गई क्या, जो ये बता रहे हैं प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस है। समझ में आया अब अच्छे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, आप केवल सिस्टम को देख के मत जल्दी से मुंह फाड़ दो स्पॉन्टेनियस होगा, आप उस प्रोसेस के लिए क्या करो, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालो, सराउंडिंग का निकालो, फिर टोटल का निकालो, अगर टोटल ग्रेटर देन 0 आ गया, यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 आ गया किसी भी प्रोसेस के लिए, तो 100% डैम श्योर सर्टेन वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और अगर सिस्टम की बात करोगे तो केवल किसकी बात करो, फिर आइसोलेटेड, क्योंकि तुमको सराउंडिंग के बारे में सोचना भी, समझा? आया कोई डाउट तो नहीं है? दिस इज ऑल अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए धन्यवाद। मार खाएगा।